Hello everyone, welcome to FG Locket. In today's video, we are going to talk about copyrights. So, what is a copyright? Copyright is a type of intellectual property that protects original work of authorship as soon as an author fixes the work in a tangible form of expression. So basically copyrights जो हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रिलेटेड हैं लिटरेचर से, सिनेमाटोग्राफी से, आर्ट वर्क से या कोई भी रिटन और ओरल एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क से जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है फॉर इट्स रियल ऑथर और फॉर इट्स रियल क्रिएटर. सो अ कॉपीराइट इज द राइट ग्रांटेड टू द ओरिजिनल ऑथर और ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ कॉपीराइटेबल वर्क जिससे उसके ऑथर को या जिसके पास भी वो कॉपीराइट्स हैं उसको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है टू सेल, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले, अडैप्ट, change and whatever the rights that are related with the copyright. So section 13 of the Copyrights Act हमें बताता है कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे वर्क्स हैं जिन पर कॉपीराइट सबसिस्ट करता है. Alright, so copyright subsists on original literary, dramatic, musical and artistic works, cinematographic films, sound recordings, sometimes the work of architecture. It is also pertinent to mention here that copyright also subsists on computer programs. On we have often read a question like जब भी आप MCQ के एग्ज़ाम्स देते हैं, जो ऐसे एग्ज़ाम्स देते हैं जिनमें MCQ है, फॉर एग्जांपल DU LLB का भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे या क्लैट का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें यूजुअली एक क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉपीराइटेबल. तो उस ऑप्शन में होता है बुक्स, पेंटिंग्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड लास्ट ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव. So the answer would be all of the above because computer programs are also the work which are the invention, which are the creation of our mind, and they are often used for studying purposes. They are basically a concept that has been evolved for studying also. That is why they are also copyrightable. Now when we read section 13 of the Copyrights Act, along with it we read section 16. सेक्शन 16 हमें ये बताता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं अंडर सेक्शन 13 ऑफ द कॉपीराइट्स एक्ट सिर्फ उन्हीं पे ही कॉपीराइट सबसिस्ट करेगा, उनके अलावा कॉपीराइट किसी और ऑब्जेक्ट पर, किसी और आइटम पे सबसिस्ट नहीं करेगा. सो सेक्शन 13 हैज़ ऑलवेज टू बी रेड विद सेक्शन 16. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीराइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ डॉक्ट्रीन्स पे बेस्ड है, इवॉल्व हुआ है कुछ डॉक्ट्रीन्स के बेसिस पे. वन इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ मिनिमल क्रिएटिविटी विच वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर. अनदर इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेट ब्रो. अनदर इज़ आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटमी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटमी की. आइडिया एक्सप्रेशन डाइकोटमी अपने आप में ये टर्म हमें डिफाइन करता है दैट आइडिया इज सेपरेबल फ्रॉम एक्सप्रेशन. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डाइकोटमी. कॉपीराइट्स जो हैं, कॉपीराइट्स आर ऑलवेज ऑन एन एक्सप्रेशन, नॉट ऑन एन आइडिया. बिकॉज हम खुद ही ये चीज़ अगर देखें अपने आसपास के वर्ल्ड में, या लेट्स से वी ऑल आर लॉयर्स, वी ऑल बिलोंग टू लॉयर्स कम्युनिटी, तो जो आइडिया मेरे माइंड में आ रहा है वो हो सकता है आपके माइंड में भी आ रहा हो. अब जब हम एक टॉपिक को रिसर्च करते हैं, सपोज दैट आई एम गोइंग टू रिसर्च ऑन विच एंटिटीज़ कॉपीराइट सबसिस्ट, तो मुझे उस पर एक से ज़्यादा आर्टिकल्स मिलेंगे. तो डज इट मीन्स कि एक पर्सन ने अगर सेक्शन 13 पे आर्टिकल लिख दिया तो दूसरा पर्सन नहीं लिख सकता, आइडिया रिस्ट्रिक्ट हो गया? नो, कॉपीराइट का पर्पस आइडिया रिस्ट्रिक्ट करना बिल्कुल भी नहीं है. कॉपीराइट का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो एक्सप्रेशन है, जो विजिबल या पब्लिश्ड एक्सप्रेशन है, उसको प्लेजराइज्ड होने से हमें प्रोटेक्ट करना है. वरना अगर मैं कुछ आर्टिकल लिख रही हूँ और आप मेरा आर्टिकल कॉपी करके आगे किसी मैगजीन में पब्लिश करवा रहे हैं, देन व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ ओरिजिनलिटी. जब भी बड़े बड़े लॉ जर्नल्स या फिर लॉ पब्लिशर्स कोई आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, दे मेंशन अ सर्टेन एक्सटेंट टू विच इट कैन बी प्लेजराइज्ड. यूजुअली इट इज़ 10 to 15% ओनली. और वो भी इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं वर्ड्स तो सिमिलर है ना, तो दे कैन मैच. बट 85% इट हैज़ टू बी ओरिजिनल इन ऑर्डर टू
give you due credits for it. So this is why copyright comes into action. Idea expression dichotomy भी यही कहता है that copyright is designed to protect the fixed expression of idea rather than the idea. The dichotomy ensures that ideas which are considered building blocks of any work will always remain in public domain and no one will have monopoly over it. अब सपोज मैंने एक आर्टिकल विमेन जूरिस्प्रूडेंस पे लिख दिया और मैं बोलती हूँ ये तो मेरा आइडिया है, इस पे कोई और नहीं लिख सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना. देयर आर लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल जो विमेन जूरिस्प्रूडेंस को लेकर लिखना चाह रहे हैं. सो आइडिया को कॉपीराइटेबल नहीं बनाया जाता, इट इज़ द एक्सप्रेशन विच इज़ टू बी कॉपीराइटेड. सो आइडियाज will always remain free in public domain and nobody will have monopoly over them, but you may have monopoly over your original work. कॉपीराइट होने से पहले हर वर्क की ओरिजिनलिटी चेक की जाती है. So we will be talking about copyrights through various case laws. First case law we will be talking about is Donow versus Allied newspaper. This is a highly criticized case, okay, because इस केस में आइडिया को कोई वैल्यू नहीं दी गई थी, ओनली एक्सप्रेशन के बेसिस पे जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था, इट वाज ओनली गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया. सो अब इस न्यूज़पेपर में क्या होता है, स्टीफन डनो इज़ अ प्लेंटिव, ही इज़ अ वेल नोन जॉकी. ओके, सो देयर वॉज अ न्यूज़ चैनल जिसने एक फ्रीलांस राइटर को हायर किया था टू इंटरव्यू दिस डोनोव एंड ही गेव हिज इंटरव्यू. एंड जो एम्प्लॉय हुआ था, जो फ्रीलांस राइटर हुआ था, ही वॉज मिस्टर फेल्स्टेड. मिस्टर फेल्स्टेड ने एक आर्टिकल लिखा स्टेफ डोनोव्स रेसिंग सीक्रेट्स, राइट. तो ये आर्टिकल फेल्स्टेड ने लिखा एंड उसके लिए ही गॉट अराउंड $200 एज वेल, राइट. तो अब जो मिस्टर फेल्स्टेड हैं, ही इज़ अ फ्रीलांस राइटर. अब कोई और न्यूज़ चैनल उन्हें कॉन्टैक्ट करता है और वो किसी और न्यूज़ चैनल में, किसी और न्यूज़ मीडियम में सेम आर्टिकल्स को कुछ वर्ड चेंज करके कुछ डिफरेंट नेम से पब्लिश कर देते हैं, राइट. तो अब व्हाट हैपन्स इज़ जो स्टीफन डोनोव है, जो जॉकी हैं, जो रेसर हैं, वो आते हैं और वो कोर्ट में केस डालते हैं दैट I hold the copyright over the first article written by Felsted. वो ये कहते हैं कि सिंस वो मेरी लाइफ जर्नी थी, वो मेरा आइडिया था, तो मैं भी जो पहला आर्टिकल लिखा गया फेल्स्टेड का, उसमें मैं जॉइंट ओनर हूँ. एंड फेल्स्टेड दूसरा आर्टिकल जो दूसरे चैनल के लिए लिख रहा है, उसमें आई एम ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सम सॉर्ट ऑफ ओनरशिप एंड कॉम्पनसेशन. तो अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि whether Stephen Donov is also a joint owner of the article written by Mr. Felsted. This is a highly criticized judgment क्योंकि इस केस में जो कोर्ट था, जो डिसाइडिंग कोर्ट था, उसने ये हेल्ड किया that the article was written by Felsted. It was an expression. Idea is always in the public domain. Since there can be no copyrights over the idea, therefore it was only Mr. Felsted who was the real owner of those articles, and Donov was just the source of ideas, and hence no copyrights on ideas can subsist. This was what is held by the court in this case. However, it was criticized and later evolved into laws, which we will be dealing further. So our next topic is doctrine of originality. Now, as the doctrine itself says, that originality is the basic criteria for which a copyright subsists. जब हम सेक्शन 13 क्लॉज 1 को रीड करते हैं इंडियन कॉपीराइट्स एक्ट में, उसमें ये वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दैट कॉपीराइट सबसिस्ट इन ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क्स. तो अगर कोई काम कॉपीड है, अगर सपोज मैंने एक सॉन्ग लिखा और उसी लिरिक्स को कॉपी करके किसी ने एक सॉन्ग बना लिया, उसमें म्यूज़िक डाल दिया, डज इट मीन कि वो उसका अपना सॉन्ग के लिरिक्स उसका अपना वर्क हो जाएगा? दैट्स नॉट ट्रू. वो लिरिक्स अगर मैंने रजिस्टर करवा रखे हैं, इफ़ दे आर पब्लिश्ड ऑन माई नेम, then they are my original lyrics and that copying person would not be entitled to get copyrights over it. This brings me to one more discussion. जब एक सॉन्ग बनता है, suppose there is a song, उस सॉन्ग में क्या जो उसका राइटर है, लिरिसिस्ट है, क्या वही कॉपीराइट कर सकता है? किसके कॉपीराइट्स किस तरह के होंगे? ठीक है, जब एक सॉन्ग बनता है
तो उसमें लिरिक्स होते हैं, उसमें म्यूजिक होता है, राइट। देयर अ सॉन्ग इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, लिरिक्स एंड द साउंड। तो जो लिरिक्स वाला पार्ट है उसका कॉपीराइट होता है लिरिसिस्ट के पास, एंड जो म्यूजिक प्रोवाइड करता है, जो उसमें बीट्स डालता है, जो उसमें साउंड देता है, उसका राइट होता है साउंड प्रोड्यूसर के पास, राइट। तो कॉपीराइट सॉन्ग में भी दो तीन तरह के आइटम्स कॉपीराइटेबल हैं, जिनमें उनके डिफरेंट क्रिएटर्स के कॉपीराइट सबसिस्ट करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर ओरिजिनल। अब हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा वर्ड, कौन सा वर्क ओरिजिनल है, कौन सा ओरिजिनल नहीं है, राइट। कॉपीराइट्स एक्ट फेल्स टू गिव द डेफिनेशन और एनी टेस्ट टू डिटरमाइन ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क। अब जहाँ पर हमारा स्टेट्यूट काम नहीं आता, वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट्स काम आते हैं, राइट। तो हर कोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे हर कोर्ट जो है उसका अपना अलग क्राइटेरिया है, राइट। तो अब कौन से टेस्ट हैं जिनसे ओरिजिनलिटी डिसाइड होती है? पहला तो इट इज़ नॉन कॉपीइंग। अगर आपको पता चल रहा है कि कोई पेटेंटली विजिबल है कि एक काम दूसरे काम का कॉपी वर्जन है, तो आप उसे कॉपीराइट नहीं दोगे। सेकेंड इज डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। कुछ कंट्रीज बेसिक चेंज को भी ओरिजिनल मान लेती हैं, और कुछ कंट्रीज दे वांट सम स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी while deciding the originality of a copyright। तो अब कौन सी कंट्री किस तरह से डिसाइड करती है about the originality, that depends on their system। But in our course we are going to deal with two doctrines which are the test of originality, right? So first doctrine is doctrine of sweat of the brow. This is also called doctrine of labor, skill and effort, and it is, as the name says, labor, skill and effort। ये डॉक्ट्रिन ओरिजिनलिटी का क्राइटेरिया मानता है कि अगर किसी ने अपने काम को करने में मेहनत लगाई है, स्किल लगाई है और एफर्ट लगाया है, इट मीन्स कि वो ओरिजिनल है, ठीक है। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग अगर एक ऑथर ने अपना काम करते हुए बेसिक डिलीजेंस दिखाई है, बेसिक सिंपल काम किया है, बट उसने वो खुद के एफर्ट से, खुद की स्किल के, खुद के लेबर से किया है, देन ही विल बी ग्रांटेड द कॉपीराइट। हाउएवर एक बाद में इसका एक मॉडिफाइड डॉक्ट्रिन आया जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मिनिमल क्रिएटिविटी, जो कि आजकल काफ़ी प्रेवलेंट है, ओके। तो अब जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेट ऑफ द ब्रो है उसको हम समझेंगे एक केस लॉ से, विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस वर्सेस यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल प्रेस, ठीक है। इस केस में ओरिजिनलिटी का टेस्ट जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इस केस में ये हेल्ड किया गया था दैट कॉपीराइट एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट एक्सप्रेशन शुड बी इन इट्स नोवेल फॉर्म, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन को एक नए तरीके से किया जाए, ठीक है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेट ऑफ द ब्रो है, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लेबर, स्किल एंड एफर्ट भी कहते हैं, वो यूनाइटेड किंगडम में ओरिजिनेट हुआ है, राइट। अब इसमें क्या हुआ था, इस केस में जो प्लेंटिफ है उसने एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स को रेडी किया था, और जो डिफेंडेंट है उसने भी सिमिलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स रेडी किए थे। सो द प्लेंटिफ बॉट अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट, जिसमें उसने ये क्लेम किया दैट ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं एंड व्हाई इज़ ही यूजिंग दीज क्वेश्चंस, सो ही ब्रॉट अ सूट ऑफ कॉपीराइट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। सो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, उनमें क्वेश्चंस तो सिमिलर ही होंगे। लाइक अगर एक, लेट्स से कि इफ़ यूलाइक इज़ मेकिंग सम क्वेश्चंस, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि एग्ज़ाम आइडिया के जो पब्लिशर हाउस है उसमें वो क्वेश्चंस ना हो। सो दैट इज़ वाई द कोर्ट हेल्ड दैट जो डिफेंडेंट है उसने भी तो स्किल, लेबर और एफर्ट यूज़ किया है ना, and that the setting of papers entails the exercise of brain work, memory, judgment, and also the selection of questions from other authors' work that has been involved। तो ये भी एक original artwork है, and that is why the work of defendant shall also be protected by the copyright। This was held in the case of University of London Press versus University Tutorial Press। तो इस केस में ये डिटरमाइन हुआ कि द टेस्ट ऑफ ओरिजिनलिटी इज़ बेसिक लेबर, स्किल एंड एफर्ट। वेयर एज इंडिया में जब हम आते हैं तो इंडिया डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेट ऑफ ब्रो को एक बहुत लंबे टाइम तक फॉलो करता आया था, लेकिन सिंस इट इज़ अ यूके मॉडल,
but in the case of Eastern Book Company versus DB Modak, which was decided in 2008 by the Supreme Court, the Apex Court discarded the sweat of the bro doctrine and shifted to the doctrine of minimal creativity. अब डॉक्ट्रिन ऑफ मिनिमल क्रिएटिविटी जो है वो यूएस कोर्ट्स फॉलो करते हैं, राइट. मिनिमल क्रिएटिविटी डॉक्ट्रिन ये कहता है कि यू मेक कॉपी ऑफ वर्क बट एटलीस्ट यू शुड गिव योर इनपुट्स ऑफ क्रिएटिविटी. ऐसा नहीं है कि आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिव कर रहे हो. नाउ दिस इज़ अ केस रिलेटेड टू SCC ऑनलाइन, जो हम आज जजमेंट्स यूज़ करते हैं रिसर्च वर्क के लिए. वी यूज़ दैट प्लेटफॉर्म. अब इस केस में ये होता है कि जो SCC है उस पे जजमेंट्स अवेलेबल हैं सारे कोर्ट्स, यूजुअली बहुत सारे जजमेंट्स अवेलेबल हैं सुप्रीम कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की. तो इस केस में ये बोला गया कि जो SCC है क्या उसको कॉपीराइट मिलना चाहिए कि इट इज़ डूइंग एन ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, बिकॉज व्हाट SCC इज़ डूइंग इज़ जस्ट अपलोडिंग द जजमेंट ऑन देयर ओन प्लेटफॉर्म. अब इस केस में जो एपेक्स कोर्ट है उसने डिवाइड किया है एक ही वर्क में दो कैटेगरीज को. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जजमेंट का रिटन पोर्शन है जो SCC ने कोट किया है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कोर्ट्स, दैट इज़ नॉट कॉपीराइटेबल, क्योंकि कोर्ट की जजमेंट आर समथिंग विच हैज़ टू बी इन द पब्लिक डोमेन. बट जो SCC यूज़ कर रहा है फॉर्मेटिंग, सपोज हेडिंग्स डाल रहे हैं, टाइटल्स डाल रहे हैं, जो उसकी साइटेशंस हैं, उसकी एडिटिंग फॉन्ट्स हैं, एडिटिंग इनपुट्स हैं, जजेस का नाम है, डिसाइडिंग डेट्स को वो अलग से मेंशन कर रहे हैं. दीज आर सम क्रिएटिव इनपुट्स एंड वट एवर क्रिएटिविटी हैज़ बीन इंसर्टेड बाय द SCC दैट इज़ कॉपीराइटेबल, but not the judgment portion that has been copied from the respective sources. So this was held in the case of DB Modak following the doctrine of minimal creativity. So today we have discussed the three important doctrines of copyrights. In our next video we will be talking about which work is copyrightable, what are the various rights that are available under copyright, and what happens on the infringement. Till then, keep studying. All the best.